पढ़ रहे थे अफ्रीका महाद्वीप का अफवाह तंत्र। अफवाह तंत्र में अपनी बात हो चुकी थी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों के बारे में। आगे पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जिले। तो अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख नदियों के बाद में बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जिले की। यहाँ की प्रमुख जिले कौन कौन से हैं, सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इन झीलों के बारे में देखो बात करते हैं। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप की झील नंबर 1 लेते हैं, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, झील नंबर 1 है विक्टोरिया झील। अब देखो बात करते हैं विक्टोरिया झील के बारे में सबसे पहले कि ये झील मीठे पानी की या खारे पानी की। तो ये झील आती है मीठे पानी की। प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से भिन्न कौन सी है। तो भिन्न का अगर प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें क्या आ जाता है कि जैसे 3 झील तो दे दी जाती हैं खारे पानी की, 1 झील दे दी जाती है मीठे पानी की, कि निम्न में से कौन सी मीठे पानी की या कौन से खारे पानी की। तो विक्टोरिया झील है वो कैसे पानी की है, मीठे पानी की झील है। ये झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, विक्टोरिया। अन्य इसकी विशेषताएं क्या है, पहले बात करते हैं देश कि इसका विस्तार कितने देशों में है। तो कितने देशों में आता है, 3 देशों में। विक्टोरिया झील का विस्तार 3 देशों में। कल हमने बात की थी विक्टोरिया झील के बारे में। देखो जैसे पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में अपनी बात हुई थी कि यहाँ पर एक झील है, ये झील है, इस झील का नाम क्या है, विक्टोरिया। और यहाँ से एक नदी का उद्गम हो रहा था, ये झील है विक्टोरिया। विक्टोरिया, तो विक्टोरिया झील से एक नदी का उद्गम हो रहा था, कौन सी थी, नील नदी। नील नदी का उद्गम यहाँ पर विक्टोरिया झील, यहाँ पर कौन सी झील थी, ताना झील। यहाँ पर है ताना, यह है ताना झील। इन दोनों झीलों से नील नदी का उद्गम 2 धाराओं में हो रहा था, यहां से श्वेत नील का और यहां से कौन सी थी, ब्लू नील। तो दोनों धाराएं जाकर यहाँ सूडान में मिल रही थी, फिर आगे मिस्र से प्रवाहित हो रही थी, मिस्र से प्रवाहित होकर भूमध्य सागर में उसका अंत हो रहा था। वही ये विक्टोरिया झील है जिसका विस्तार कितने देशों में आता है, 3 देशों में। 3 देश देखो कौन से आते हैं। 1 नंबर है तंजानिया। तंजानिया ये जो देश आता है ये है तंजानिया। उसके बाद में युगांडा, युगांडा ये देश कौन सा आ गया है, युगांडा। और युगांडा के बाद में कौन सा आता है, केन्या। केन्या ये देश कौन सा है, केन्या। इन तीनों देशों में विस्तार आता है कौन सी झील है, विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील का विस्तार इन तीनों देशों में स्थित है, जो कि यहाँ पर ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इन विश्व में इसके बारे में बात करें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, विक्टोरिया। अगर विश्व की प्रथम या सबसे बड़ी झील के बारे में बात करें तो कौन सी आती है, सुपीरियर झील। ये सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अमेरिका में। कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो है सुपीरियर झील जो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, विक्टोरिया झील। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील। लेकिन विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर बात करें कि विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर, तो विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर है ये तीसरी सबसे बड़ी झील। और विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी आती है, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ पर स्थित है, एशिया महाद्वीप में, और है कैसे, खारे पानी की
झील। कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ी झील है विश्व में कैस्पियन सागर, जो एशिया महाद्वीप में खारे पानी की झील है, जिसके बारे में आगे चर्चा करेंगे एशिया महाद्वीप में। उसके बाद में देखो 2 नंबर के बारे में बात करते हैं, कैस्पियन सागर। तो 2 नंबर आती है कौन सी है? सुपीरियर झील। सुपीरियर झील। सुपीरियर झील अभी बताइए आपको कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, लेकिन है कैसी है? मीठे पानी की झील। तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है वह है मीठे पानी की सुपीरियर झील, और इसके बारे में हमने पढ़ लिया है कौन से महाद्वीप में? उत्तरी अमेरिका में। तीसरी जो बड़ी झील है वो कौन सी है? विक्टोरिया झील, जिसके बारे में अपनी अभी चर्चा चल रही है। और विक्टोरिया झील भी कैसे पानी के हैं? मीठे पानी की झील। तो ये हैं विश्व की प्रमुख 3 बड़ी झीलें, जिनमें सबसे बड़ी कैस्पियन सागर आती है, दूसरी सुपीरियर आती है, तीसरी कौन सी आती है? विक्टोरिया झील है। इसकी एक विशेषता और है कि हमने यहाँ से पढ़ा था कि एक रेखा गुजर रही थी, कौन सी थी? भूमध्य रेखा। कौन सी थी? भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा है यहाँ पर युगांडा और केन्या देशों से होकर गुजर रही थी, वहीं पर ये झील है। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। तो भूमध्य रेखा पर स्थित झील अफ्रीका महाद्वीप की कौन सी आती है? यह आती है विक्टोरिया झील। तो ये अपनी 1 नंबर झील कंप्लीट होती है अफ्रीका महाद्वीप की। देखो एक बार दोबारा कि विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील का विस्तार कहाँ पर, किन देशों में स्थित है? तो इसका विस्तार 3 देशों में आता है, अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, युगांडा और कौन सा आता है? केन्या। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, जो कैसे पानी की झील है? मीठे पानी की झील है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो सुपीरियर झील है, वो विश्व की सबसे बड़ी झील है। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी आती है? विक्टोरिया। अगर क्षेत्रफल के आधार पर बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी झील है, सबसे बड़ी आती है कैस्पियन सागर, जो एशिया में है खारे पानी की। दूसरी सुपीरियर झील जो मीठे पानी की, तीसरी विक्टोरिया झील जो कैसे पानी की है? मीठे पानी की। उसके बाद में आती है ये जो भूमध्य रेखा पर स्थित झील है, कि अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखा पर स्थित झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की भूमध्य रेखा पर स्थित झील कौन सी आती है? विक्टोरिया। आगे बढ़ते हैं, इसी महाद्वीप की 2 नंबर झील है टंगानिया। टंगानिया। देखो टंगानिया झील, कि टंगानिया झील का विस्तार है। टंगानिया झील है ये भी अफ्रीका महाद्वीप में देश मुख्य रूप से तो 2 हैं, लेकिन इसका विस्तार 3 देशों में भी आ जाता है। जैसे टंगानिया का याद रखना, टंगानिया तंजानिया। और कौन सा देश आता है? मोजाम्बिका। मुख्य रूप से 2 देशों में इसका विस्तार आता है। देखो दोनों देशों की कहीं पर सीमा लग रही है कि टंगानिया और तंजानिया दोनों नाम कैसे मिल रहे हैं? सेम। तो इनमें ये जो तंजानिया देश है ये यहाँ पर है, मोजाम्बिका इस तंजानिया के जस्ट नीचे ही है, यहाँ पर है मोजाम्बिका। ये जो दोनों देश हैं, इन दोनों देशों की सीमा पर यहाँ पर स्थित आती है कौन सी झील है? टंगानिया झील। अब देखो टंगानिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ये यहाँ पर है टंगानिया झील। टंगानिया झील जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो कौन सी थी? विक्टोरिया झील। और दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी आती है? टंगानिया झील। आगे बात करते हैं 3 नंबर झील के बारे में। तो 3 नंबर यहाँ की बड़ी झील है जिसका नाम है एस्सल झील। एस्सल झील। प्रश्न पूछा जाए एस्सल झील कहाँ पर है, तो कहाँ पर आएगी? जिबूती में। एस्सल झील कहाँ पर है? जिबूती में। ये यहाँ पर जो देश है वो आता है जिबूती, और यहाँ पर ये जो देश है, यहाँ पर जो झील है इसका नाम है एस्सल झील। एस्सल झील। एस्सल के बाद में बात करते हैं तो नेक्स्ट झील यहाँ की आती है जिसका नाम है नासर झील, या उसे बोल दिया जाता है नासिर झील।
इसके बारे में हमने पढ़ा था अफ्रीका महाद्वीप की जब नदियां पड़ी थी उस समय, जैसे यहाँ से एक नदी प्रवाहित होकर जा रही थी, कौन सी थी? नील नदी। और नील नदी के मुहाने पर यहाँ पर एक झील का निर्माण हो रहा था। इस झील का नाम क्या है? नासर या नासिर झील। ये है नासर या फिर नासिर झील। नासर या नासिर झील। नासर या जो नासिर झील है ये यहाँ पर नील नदी के मुहाने पर है, जिसको नील नदी में पढ़ा है कि यहाँ पर ओस्वान बांध है, अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह और चंपाकार डेल्टे का निर्माण करती हुई ये नदी है, जिसका अंत कहाँ पर होता है? भूमध्य सागर में। नेक्स्ट यहाँ की प्रमुख झील आती है चाड़ झील। जो चाड़ झील है वो चाड़ झील कि नासर झील कहाँ पर आती है? मिस्र में। ये कौन सा देश है? मिस्र। चाड़ झील कौन से देश में आती है? चाड़ देश में। ये है चाड़ देश में। जैसे यहाँ पर ये देश है लीबिया के नीचे यहाँ पर ये आ गया चाड़, तो जो चाड़ देश है वहीं पर आती है चाड़ झील। यहाँ पर एक मरुस्थल का विस्तार है जिसको जाना जाता है सहारा मरुस्थल के नाम से। तो सहारा मरुस्थल का यहाँ पर विस्तार है और वहीं पर ये झील, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सहारा मरुस्थल की प्रमुख झील है तो सहारा मरुस्थल की प्रमुख झील कौन सी आएगी? चाड़ झील। इनके अलावा एक झील है जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है, कौन सी झील आती है? ताना झील। ये प्रमुख झीलें अफ्रीका महाद्वीप की। तो कि अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें, तो अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलें कौन कौन सी आती हैं? सबसे पहले पढ़ा है हमने यहाँ पर कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। एवं युगांडा, केनिया, तंजानिया तीनों में इसका विस्तार है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है व क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है, जो भूमध्य रेखा पर स्थित है। दूसरी झील पड़ी है टंगानिया, जो कि तंजानिया व मोजाम्बिका देश में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी झील है। उसके बाद में आती है एसल झील। एसल जिबूती में स्थित है। नासिर झील जो नील नदी के मुहाने पर मिस्र में स्थित है। चाड़ झील चाड़ देश में जो सहारा मरुस्थल की सबसे प्रमुख झील है। और उसके बाद आती है ताना झील। जो ताना झील है वो कहाँ पर स्थित है? इथियोपिया में। ताना झील के बारे में आपको पढ़ाया था कि ये कहाँ पर स्थित है? इथियोपिया देश में इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल कि यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट मरुस्थल लेते हैं जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। एक नंबर है सहारा मरुस्थल। देखो नाम सुना होगा सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल की विशेषता क्या है कि सहारा मरुस्थल है ये विश्व का, या फिर प्रश्न पूछा जाए कौन से महाद्वीप में है तो महाद्वीप का नाम इसमें कौन सा आ जाएगा? अफ्रीका। कि कौन से महाद्वीप में इसका विस्तार है तो कौन सा आएगा? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों में ये फैला हुआ है तो देशों की संख्या कितनी आएगी? 11। कि अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में सहारा मरुस्थल का विस्तार है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और इसका विस्तार है 90 लाख वर्ग किलोमीटर में। 90 लाख वर्ग किलोमीटर में। ध्यान रखना इसमें ये पंक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इस शब्द को याद रखना। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो आंसर अलग होगा। अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा आएगा? सहारा मरुस्थल। सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका महाद्वीप में 11 देशों में इसका विस्तार है, जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर है। जो वर्तमान में यहाँ से इस तरफ जैसे भारत देश आ जाता है तो भारत में यहाँ पर है राजस्थान, यहाँ पर आ जाता है गुजरात, यहाँ पर पंजाब और यहाँ पर हरियाणा।
तो यहीं से इस सहारा मरुस्थल का विस्तार आगे भारत तक पहुंचा हुआ है। जैसे ये यहाँ पर इस महाद्वीप के उत्तर में यहाँ पर ये जो मरुस्थल है, ये कौन सा मरुस्थल आता है? सहारा मरुस्थल। ये सहारा मरुस्थल है, हवाओं के साथ यहाँ से आगे गति करता हुआ कहाँ पर पहुँच गया है? राजस्थान, भारत तक। और यहीं पर जो मरुस्थल है, यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है, इसका नाम क्या आता है? थार का मरुस्थल, जो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे राजस्थान के भूगोल में कि जो राजस्थान में थार का मरुस्थल है वो किसका एक भाग है? सहारा मरुस्थल का। कैसे सहारा मरुस्थल यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है, इसके बाद राजस्थान के भूगोल में करेंगे। तो ये जो मरुस्थल है ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है एवं विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व एवं जैव विविधता वाला मरुस्थल। कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व और सबसे कम जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है? तो सबसे कम जैव विविधता और सबसे कम जनसंख्या घनत्व के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, मात्र 2 व्यक्ति निवास करते हैं। कि सहारा मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व तो कितना आएगा? 2 व्यक्ति 1 वर्ग किलोमीटर में। कि विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, तो जैसे सबसे कम जनसंख्या घनत्व कौन से का? सहारा। सबसे कम जैव विविधता तो कौन सा मरुस्थल आएगा? सहारा। लेकिन विश्व में सर्वाधिक के बारे में बात है तो सर्वाधिक में कौन सा आ जाएगा? थार का मरुस्थल। कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल कौन सा है, या विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है? तो कौन सा आएगा? थार का मरुस्थल। वैसे अगर जो जैव विविधता है, जैव विविधता का स्थान पूछा जाता है तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। जैसे ये यहाँ पर है और यहाँ से दक्षिण और उत्तर की ओर जाएंगे तो निरंतर जैव विविधता में क्या आएगी? कमी। कि जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर जैव विविधता में लगातार क्या होती जाती है? कमी होती जाती है। इस प्रकार ये जो मरुस्थल है, इस मरुस्थल में सबसे कम तो पाई जाती है जनसंख्या घनत्व और सबसे कम पाई जाती है जैव विविधता। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा आता है? थार का मरुस्थल। ये जो मरुस्थल है इसी में है अल्जीजिया। ये अल्जीजिया कहाँ पर आता है? लीबिया में। ये यहाँ पर आता है लीबिया, और लीबिया में ये आता है अल्जीजिया। ये विश्व का सबसे गर्म स्थान हुआ करता था। कि विश्व में सबसे गर्म स्थान था जहाँ का तापमान मापा गया था कितना? 57 डिग्री। कि विश्व का सबसे गर्म स्थान अल्जीजिया लीबिया, जिसका तापमान 57 डिग्री था, वो कौन से मरुस्थल में था? सहारा मरुस्थल में। लेकिन वर्तमान में ये विश्व का सबसे गर्म स्थान नहीं है। ध्यान रखना, वर्तमान में जो सबसे गर्म स्थान है वहाँ का तापमान मापा गया कितने डिग्री? 58 डिग्री। इसलिए ये अल्जीजिया वर्तमान में सबसे गर्म स्थान नहीं रहा है। यहाँ पर जो सबसे गर्म स्थान है वो आता है उत्तरी अमेरिका का, जो कैलिफोर्निया है। और कैलिफोर्निया कहाँ पर आता है? यूएसए में। यहाँ पर स्थान है जिसका नाम है मृत घाटी, या जिसे बोल दिया जाता है डेथ वैली। ये विश्व का सबसे गर्म स्थान है। इसलिए ध्यान रखना कि वर्तमान में विश्व का सबसे गर्म स्थान कौन सा आएगा? मृत घाटी या डेथ वैली, जहाँ का तापमान कितने डिग्री अंकित किया गया है? 58 डिग्री। और ये कहाँ पर आता है? कैलिफोर्निया, यूएसए, उत्तरी अमेरिका। तो ये उत्तरी अमेरिका में वर्तमान में सबसे गर्म स्थान है, न कि सहारा मरुस्थल में। इसी मरुस्थल में जो पथरीला भाग होता है उसे कहा जाता है हम्मादा के नाम से जाना जाता है। जो पथरीला मरुस्थल है उस पथरीले मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा के नाम से जाना
जाता है। तो ये है यहाँ अफ्रीका महाद्वीप का पहला मरुस्थल जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। कि सहारा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल कौन से महाद्वीप में आता है? अफ्रीका में। कितने देशों में विस्तार है इसका? 11। सहारा मरुस्थल में पथरीले भागों को किस नाम से जाना जाता है? हम्मादा के नाम से। विश्व का सबसे गर्म व सबसे गर्म सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कितने वर्ग किलोमीटर में? 90 लाख वर्ग किलोमीटर में। विश्व में सबसे कम जनसंख्या घनत्व व सबसे कम जैव विविधता वाला मरुस्थल भी कौन सा है? सहारा। सर्वाधिक जैव विविधता व जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल थार। अल्जीरिया लीबिया जो यहाँ पर स्थित है सबसे गर्म स्थान था, जहाँ का तापमान 57 डिग्री माना गया था। लेकिन वर्तमान में सबसे गर्म स्थान है कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित मृत घाटी, जहाँ का तापमान कितना मापा गया है? 58 डिग्री मापा गया है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का 2 नंबर जो मरुस्थल है उसके बारे में बात करते हैं। कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर आता है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में कालाहारी मरुस्थल का विस्तार कितने देशों में आता है? तो इसका विस्तार अफ्रीका महाद्वीप के 2 देशों में आता है। देखो 2 देश कौन से आते हैं? एक नंबर है दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, और 2 नंबर आता है बोत्सवान, बोत्सवान। दोनों देशों में कौन सा मरुस्थल का विस्तार है? कालाहारी। दोनों देश देखो कहां पर हैं? ये यहां पर है। इनमें देखो एक चीज ध्यान में रखना कि यहां पर ये जो 2 छोटे छोटे देश दिख रहे हैं इनका नाम है लेसोथे, लेसोथे। दूसरे का नाम है स्वाजीलैंड, स्वाजीलैंड। प्रश्न ये पूछा जाए कि अफ्रीका या फिर दक्षिणी अफ्रीका, देश का नाम क्या है? दक्षिणी अफ्रीका। ऐसे कौन से देश हैं जो चारों ओर से दक्षिणी अफ्रीका के स्थलीय भाग से घिरे हुए हैं? तो ऐसे कितने देश आते हैं? 2 देश, जिनमें एक नंबर कौन सा है? लेसोथे, और दूसरा कौन सा है? स्वाजीलैंड। ये दोनों देश यहाँ दक्षिणी अफ्रीका के यहाँ पर स्थित है, जो कि चारों ओर से दक्षिणी अफ्रीका के स्थलीय भाग से घिरे हुए दोनों देश कौन से? लेसोथे व स्वाजीलैंड। और यहाँ पर जो ये मरुस्थल है उस मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल। ये ऊपर आता है ये बोत्सवान, और ये यहाँ पर है साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर बोत्सवान और साउथ अफ्रीका दोनों में एक मरुस्थल का विस्तार है जिसका नाम क्या है? कालाहारी। ये यहाँ दोनों देशों में विस्तृत है, और यहाँ पर एक सबसे बड़ा पक्षी पाया जाता है। सबसे बड़ा पक्षी, बताओ क्या नाम है सबसे बड़े पक्षी का? सबसे बड़ा पक्षी, तो सबसे बड़ा पक्षी कौन सा आता है? शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग। कि सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग कौन से मरुस्थल में पाया जाता है? तो कौन सा मरुस्थल आएगा? कालाहारी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है, ये जो पक्षी है इस पक्षी का होता है अंडा, और उस अंडे का जो खोल होता है उस खोल से बनाने का, इस खोल का बर्तन के रूप में उपयोग में लेती है बुशमैन जनजाति। कौन सी जनजाति लेती है? बुशमैन जनजाति। अगर प्रश्न ये हो कि बुशमैन जनजाति कहाँ पर निवास करती है, तो कौन सा मरुस्थल आएगा? कालाहारी। क्योंकि जो पक्षी विशाल है तो अंडा भी क्या देगा? विशाल। और अंडा विशाल, इतना विशाल है जैसे एक बर्तन बनाने के काम में लिया जाता है, जो कि कौन सी जनजाति लेती है? बुशमैन। कि सबसे बड़े पक्षी शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल का बर्तन के रूप में उपयोग कौन सी जनजाति करती है? बुशमैन। तो जहाँ पर ये पक्षी पाया जाता है वहीं पर ये जनजाति पाया जाता है, और दोनों ही कौन से मरुस्थल में आते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। यहीं पर एक नदी प्रवाहित होती है जिस नदी का नाम है ओका
वेंगा नदी। किस नाम से, कौन सी नदी है? ओका वेंगा। तो यहीं पर स्थित है ओका वेंगा नदी। ओका वेंगा नदी है, इसको कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप का आभूषण। कि अफ्रीका महाद्वीप के आभूषण के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? तो कौन सी नदी आएगी? कालाहारी। सॉरी, कौन सी नदी आएगी? ओका वेंगी। कि कालाहारी मरुस्थल की आभूषण के नाम से कौन सी नदी? तो कौन सी नदी है? ओका वेंगा नदी को इस नाम से जाना जाता है। दोबारा देखो एक बार कालाहारी मरुस्थल। कि कालाहारी मरुस्थल का विस्तार अफ्रीका के कितने देशों में आता है? दो देश कौन से हैं? दक्षिणी अफ्रीका और कौन सा है? बोत्सवाना। यहाँ पर सबसे बड़ा पक्षी कौन सा पाया जाता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग के अंडे के खोल को बर्तन के रूप में कौन सी जनजाति काम में लेती है? बुशमैन। बुशमैन जनजाति कौन से मरुस्थल में निवास करती है? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल का आभूषण कौन सी नदी को कहा जाता है? ओकोवेंगा नदी को इस मरुस्थल के आभूषण के नाम से जाना जाता है। आगे पढ़ते हैं 3 नंबर मरुस्थल, जिसका नाम है नामीब मरुस्थल। कौन सा है? नामीब। तो देखो बात करते हैं नामीब मरुस्थल के बारे में। यह है नामीब मरुस्थल। नामीब मरुस्थल का विस्तार कहाँ पर है? नामीबिया में, या फिर इसको बोल सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। पश्चिमी तट पर प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर कौन से मरुस्थल का विस्तार है? तो कौन से मरुस्थल का आएगा? नामीब मरुस्थल का। अब देखो ये जो नामीब मरुस्थल है, नामीब मरुस्थल यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ये कौन सा मरुस्थल आएगा? नामीब। नामीब मरुस्थल। ये जो देश है वो कौन सा आएगा? नामीबिया। कौन सा देश आ गया? नामीबिया। अब यहाँ तो एक महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का जल होने के बाद भी यहाँ पर क्या पाया जाता है? मरुस्थल। प्रश्न ये हो कि यहाँ पर नामीब मरुस्थल का निर्माण किस कारण होता है? तो किस कारण होता है कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में अटलांटिक महासागर से चलने वाली ठंडी जलधारा, जिसका नाम है वेंगुएला ठंडी जलधारा के कारण इसका निर्माण होता है। ध्यान रखना, महासागरीय जलधाराओं में बात करेंगे कि कौन सी है ठंडी जलधारा। ठंडी जलधारा यहाँ पर प्रवाहित होती है, इसलिए नमी ग्रहण नहीं करती है। नमी ग्रहण नहीं करने के कारण यहाँ पर वर्षा नहीं होती है। वर्षा नहीं होने के कारण यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? एक मरुस्थल का निर्माण होता है। तो कि नामीब मरुस्थल का निर्माण कौन सी ठंडी जलधारा से होता है? तो कौन सी है? वेंगुएला। वेंगुएला ठंडी जलधारा के कारण यहाँ पर नामीब मरुस्थल का निर्माण होता है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर स्थित मरुस्थल है। तो यहाँ पर कालाहारी के बाद में नामीब, जो कि यहाँ के पश्चिमी तट पर स्थित पश्चिमी भाग में विस्तृत मरुस्थल है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप में स्थित प्रमुख घास के मैदान। कि यहाँ पर घास के मैदान कौन कौन से पाए जाते हैं? तो देखो घास के मैदानों के बारे में बात करें तो यहाँ पर एक तो आता है सवाना और दूसरा आता है वेल्ड। घास के मैदान एक तो आता है सवाना और दूसरा कौन सा आता है? वेल्ड। हमने पढ़ा था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको बताया था 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और यहाँ पर इस तरफ जो यहाँ पर और यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान।
तो प्रश्न पहला तो ये सीधा ही पूछ लिया जाता है कि सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण कटिबंधीय, या निम्न में से कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय, कौन सा उष्ण कटिबंधीय। तो इनके अगर स्थान याद होंगे तो अपने ये क्लियर हो जाएंगे घास के मैदान। जैसे कि सवाना घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप के कौन से भाग में पाए जाते हैं, ये सूडान में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, सूडान में। कि अफ्रीका महाद्वीप के सूडान में ये सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। या यहाँ पर जैसे ये कौन सा देश आता है, सूडान, ये है सूडान, यह आता है कौन सा, दक्षिणी सूडान। अब यहाँ पर ये जो घास के मैदान पाए जाते हैं, ये घास के मैदान यहाँ पर सूडान में, दक्षिण सूडान में, या फिर ये जो घास के मैदान है ये यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको कहा जाता है सवाना। तो सवाना कहाँ पर पाया जाता है, सूडान में। कैसे घास के मैदान है, तो ये हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कठोर घास के मैदान है जो अफ्रीका महाद्वीप के कहाँ पर पाए जाते हैं, सूडान में। लेकिन वेल्ड के बारे में पूछा जाए कि ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं दक्षिणी अफ्रीका में। अब दक्षिणी अफ्रीका से ये रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, जो पिछली क्लास में आपको बताई थी कि यहाँ पर यह आ गया दक्षिणी अफ्रीका। तो दक्षिणी अफ्रीका में यहाँ पर जो घास के मैदान पाए जाते हैं ये यहाँ पर पाए जाते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ये यहाँ पर ये जो घास के मैदान है ये तो यहाँ पर है उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, और ये यहाँ पर आते हैं कौन से, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। तो प्रश्नों की वेल्ड किस प्रकार के घास के मैदान है, तो कैसे हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। और इन्हीं घास के मैदानों में एक भेड़ पाई जाती है, मेरिनो नामक भेड़, जो दक्षिणी अफ्रीका के कौन से घास के मैदानों में पाई जाती है, वेल्ड घास के मैदानों में। यहाँ पर पाई जाने वाली भेड़ की नस्ल को किस नाम से जाना जाता है, मेरिनो के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ये प्रमुख आते हैं कौन से, घास के मैदान। देखो कि अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाने वाले घास के मैदान, पहला कौन सा है, सवाना। कहाँ पर पाया जाता है, सूडान में। है कैसा, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। 2 नंबर कौन सा है, वेल्ड। वेल्ड कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। जहाँ जो दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है वहीं पर मेरिनो नामक भेड़ की नस्ल भी पाई जाती है। आगे बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के कृषि क्षेत्र कि अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ पर कृषि क्षेत्र कौन कौन से स्थित हैं। तो देखो कृषि क्षेत्र के बारे में बात करें तो 1 नंबर लेते हैं नाइजीरिया। नाइजीरिया में वृक्ष होते हैं ताड़ के, और ताड़ के वृक्षों से सर्वाधिक क्या निकलता है, तेल निकलता है। जैसे ये यहाँ पर है नाइजीरिया, इस नाइजीरिया में जो कृषि क्षेत्र के रूप में पाया जाता है वो यहाँ पर आता है ताड़ के वृक्ष, ताड़ वृक्ष। और ये जो ताड़ वृक्ष हैं, इन ताड़ वृक्षों से सर्वाधिक क्या निकलता है, तेल। वैसे यहाँ नाइजीरिया से एक प्रवाहित होने वाली आपको नदी बताई थी, नाइजर नदी, जिसको विश्व में किस नाम से जाना जाता है, तेल नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर आता है ट्यूनीशिया। जो ट्यूनीशिया है यहाँ पर होता है जैतून का तेल। ये यहाँ पर जो देश है ये देश है ट्यूनीशिया। और ट्यूनीशिया में यहाँ पर कृषि के रूप में किसका तेल पाया जाता है, जैतून का। कि अफ्रीका महाद्वीप में जैतून का तेल
सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? तो सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है? ट्यूनीशिया में पाया जाता है। उसके बाद में आता है इथियोपिया या इथोपिया या इथियोपिया। इथियोपिया या इथोपिया दोनों नामों से जाना जाता है। यहाँ पर उत्पादन होता है कॉफ़ी का। और केन्या, जो केन्या है, यहाँ पर होता है चाय का। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ के प्रमुख पर्वत पढ़ रहे थे, उस समय आपको पढ़ाया था कि यहाँ पर इस प्रकार से केन्या में एक पर्वत का विस्तार है जो अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी ऊंची चोटी है। और यहाँ पर जो सूर्य है, सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। सीधी गिरने के कारण यहाँ पर किसका उत्पादन अधिक होता है? कॉफ़ी का उत्पादन अधिक होता है। और यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी गिरती हैं। तिरछी गिरने के कारण यहाँ पर केन्या में किसका उत्पादन अधिक होता है? चाय का। इसलिए अफ्रीका महाद्वीप के जो चाय उत्पादन में अग्रणी देश हैं, उन अग्रणी देशों में एक केन्या है। केन्या है, इसका प्रथम स्थान रहता है जहाँ पर सर्वाधिक चाय का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद में देखो आता है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है, क्योंकि मक्का है तो मक्का के अनुकूल यहाँ पर जो जलवायु है वो पाई जाती है दक्षिणी अफ्रीका में। ये भाग है, यहाँ पर किसका उत्पादन किया जाता है? मक्का। मक्का। उसके बाद है तंजानिया या फिर तंजानिया है। तंजानिया, तंजानिया में पाया जाता है पंबा व जंजीबार। जंजीबार द्वीप ये विश्व में लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मोस्ट है इसके बारे में। प्रश्न इससे क्या पूछ लिया जाता है? प्रश्न एक तो बनता है कि पंबा व जंजीबार द्वीप किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौंग। और ज़्यादा प्रश्न इसमें क्या पूछ लिया गया? प्रसिद्ध का ने पूछकर ये पूछ लिया जाता है कि पंबा व जंजीबार द्वीप कौन से देश के तटीय भाग पर स्थित हैं? तो कौन से देश के हैं? तंजानिया। तंजानिया देश के ये तटीय भाग पर द्वीपीय शहर हैं। जैसे कि यहाँ पर ये तंजानिया है। तंजानिया में यहाँ पर इसके जो तटीय भाग हैं, यहाँ पर ये दो शहर आ जाते हैं, जिनमें एक का नाम है पंबा और दूसरा यहाँ पर आ जाता है जंजीबार। दोनों ही किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं? यहाँ पर लौंग उत्पादन के लिए। लौंग उत्पादन के लिए। तो विश्व में लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध दो द्वीपों का नाम आता है, जिनमें एक आता है पंबा और दूसरा कौन सा आता है? जंजीबार। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो अफ्रीका महाद्वीप की कृषि के बारे में देखो बात करें तो यहाँ पर पहला आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया में क्या होता है? ताड़। और ताड़ के जो वृक्ष होते हैं उनसे सर्वाधिक क्या निकलता है? तेल। उसके बाद में आता है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया में क्या होता है? जैतून का तेल का उत्पादन होता है। फिर है इथियोपिया, जहाँ पर जो केन्या पर्वत है वहीं पर कॉफ़ी का उत्पादन होता है। फिर है केन्या। केन्या में चाय का उत्पादन होता है। दक्षिणी अफ्रीका है, वहाँ पर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तंजानिया के में स्थित पंबा व जंजीबार जो द्वीप है, यहाँ पर सर्वाधिक किसका उत्पादन होता है? लौंग का उत्पादन किया जाता है। आगे पढ़ते हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज क्षेत्र कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रमुख रूप से कौन कौन से खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज, खनिज में एक नंबर आता है वेट वाटर्स क्षेत्र। यह है वेट वाटर्स क्षेत्र, जो कहाँ पर स्थित है? और
एक आता है किम्ब्रेले, किम्ब्रेले ये है जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पर आता है? दक्षिणी अफ्रीका। और ये भी कहाँ पर आता है? किम्ब्रेले, दक्षिणी अफ्रीका। यहाँ पर ये प्रसिद्ध है हीरा उत्पादन के लिए, हीरा उत्पादन। और ये जोहान्सबर्ग है, इसकी जो वेट वाटर्स है ये खान है सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, जो जोहान्सबर्ग में होने के कारण इसे कहा जाता है विश्व की स्वर्ण राजधानी, विश्व की स्वर्ण राजधानी। कि विश्व की स्वर्ण राजधानी के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है? जोहान्सबर्ग को। तो वेट वाटर्स क्षेत्र ये कहाँ पर आता है? जोहान्सबर्ग दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जहाँ पर सोने का उत्पादन होता है। और विश्व की स्वर्ण राजधानी के नाम से दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा शहर जाना जाता है? जोहान्सबर्ग। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में प्रश्न जोहान्सबर्ग और किम्ब्रेले की खान दोनों से पूछा जाता है। प्रश्न सीधा पूछ लिया जाता है किम्ब्रेले की खान कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर आती है? दक्षिणी अफ्रीका में। किम्ब्रेले की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखो ये है अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका यहाँ पर स्थित है। दो जो देश हैं, देशों के बारे में आपको बता दिया है कि कौन सा है, लेसोथो और स्वाजीलैंड, ये दोनों यहाँ पर स्थल अवरुद्ध देश हैं। यहाँ पर एक तो किम्ब्रेले की खान है और एक है जोहान्सबर्ग, एक तो है जोहान्सबर्ग और एक आती है यहाँ पर किम्ब्रेले, किम्ब्रेले ये हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और वो कौन से है? सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरी यहाँ की खान है वंकी की खान, वंकी की खान। जो वंकी की खान है वो आती है जिम्बाब्वे में, जिम्बाब्वे। और वंकी की खान जिम्बाब्वे में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। देखो वंकी की खान आपको देश यहाँ पर बताया है, ये यहाँ पर बोत्सवान के ऊपर, ये यहाँ पर जो देश आता है वो जिम्बाब्वे। और जिम्बाब्वे में जो खान है वो है वंकी की खान, वंकी की खान। वंकी की खान किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। फिर आता है कटरा का पठार, या इसे बोला जाता है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। कटरा या कटंगा का पठार, इसके बारे में आपको बताया है, इसका विस्तार कहाँ पर आता है? कांगो गणराज्य में। तो मुख्य रूप से इसका विस्तार यहीं पर कांगो गणराज्य में स्थित है। ये यहाँ पर है कटंगा का पठार, कटंगा का पठार। कटंगा का जो पठार है वो किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये यहाँ पर आता है तांबा उत्पादन, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कि कटंगा का पठार यहाँ से कौन सी नदी निकल रही थी? कांगो नदी। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में आता है जोस का पठार, जोस का पठार। जोस का पठार कहाँ पर है? नाइजर प्लस है नाइजीरिया, नाइजीरिया। ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? टीन उत्पादन के लिए। यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में टीन का उत्पादन होता है। और जो जोस का पठार है यहाँ से निकल रही थी कौन सी नदी? ये यहाँ पर जोस का पठार है, जहाँ से आपको बताया था नाइजर नदी का उद्गम होता है। यह है जोस का पठार।
तो ये अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज क्षेत्र हैं जहाँ से अफ्रीका महाद्वीप में मुख्य रूप से खनिज का उत्पादन किया जाता है। कि अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में खनिज का उत्पादन किया जाता है। तो सबसे पहले वेट वाटर से क्षेत्र जो कहाँ पर आता है, जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में ये दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है, जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और जोहान्सबर्ग को विश्व में स्वर्ण राजधानी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है किम्बरेले, जो दक्षिणी अफ्रीका में हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीसरा है वंकी की खान, जो कहाँ पर आती है, जिम्बाब्वे में, जो पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है कटरा या कटंगा का पठार, जो कांगो गणराज्य में स्थित है, जो यहाँ पर तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आता है ये जोस का पठार। जोस का पठार है ये यहाँ पर नाइजर व नाइजीरिया में स्थित है, जो टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और अफ्रीका महाद्वीप में अंतिम हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर निवास करने वाली प्रमुख जनजातियाँ कि कौन सी जनजातियाँ हैं जो यहाँ पर निवास करती हैं। देखो एक नंबर यहाँ पर आती है मसाई जनजाति, एक नंबर है यहाँ पर मसाई जनजाति। 2 नंबर है यहाँ पर पिग्मी जनजाति। 3 नंबर है यहाँ पर बद्दू जनजाति। 4 नंबर है यहाँ पर सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल की कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। देखो मसाई जनजाति है, मसाई जनजाति का याद रख लेना विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील, जो विक्टोरिया झील है इसका विस्तार कितने देशों में था, 3 देश कौन से हैं, तंजानिया, 1 नंबर युगांडा, 2 नंबर और केन्या 3। जहाँ पर विक्टोरिया झील जिन देशों में जहाँ पर विस्तार है वहीं पर विस्तार आता है कौन सी जनजाति का, मसाई जनजाति का। ये मसाई जनजाति कौन से महाद्वीप की जनजाति है, अफ्रीका महाद्वीप की। अफ्रीका महाद्वीप में इसका निवास कौन से देशों में, तंजानिया, युगांडा और कहाँ पर आता है, केन्या में। उसके बाद में आती है कौन सी जनजाति है, पिग्मी। पिग्मी के बारे में आपको बताया था कि ये कहाँ पर है, कौन सी नदी के पास में, कांगो नदी। तो कौन सा आ जाएगा, कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य के पास में ये यहाँ पर पाई जाती है, जो कि विश्व की सबसे बोनी प्रजाति के रूप में जानी जाती है। जैसे यहाँ पर ये क्षेत्र है ये, तो यहाँ पर कौन सी जनजाति का निवास है, पिग्मी जनजाति का। उसके बाद में आती है बद्दू जनजाति। ये कहाँ पर पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में। जो सहारा मरुस्थल है यहाँ पर, तो यहाँ पर इस सहारा मरुस्थल के कुछ भाग हैं जहाँ पर कौन सी जनजाति पाई जाती है, ये यहाँ पर आ गई बद्दू जनजाति। कि सहारा मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति कौन सी आती है, बद्दू। यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है जिसका विस्तार कितने देशों में, 2 देश कौन से हैं, एक है बोत्सवान और दूसरा है दक्षिणी अफ्रीका। दोनों देशों में 2 जनजातियां निवास करती हैं, एक का नाम है जुल्लू और दूसरी का नाम है बुशमेन। तो ध्यान रखना, बोत्सवान में पहला अक्षर बै और बुशमेन में पहला अक्षर बै। तो दोनों को इस प्रकार से याद रख लेना कि बुशमेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, मरुस्थल पूछा जाए तो कालाहारी, और जो देश पूछा जाए तो कौन सा आएगा, बोत्सवान। और दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी जनजाति का निवास है, जुल्लू जनजाति का निवास है। यहाँ पर इस प्रकार से ये अफ्रीका महाद्वीप की जनजातियाँ पाई जाती हैं। दोबारा देखो एक बार कि मसाई कहाँ पर है, विक्टोरिया झील के वाला जो क्षेत्र है उसमें आ जाएगी तंजानिया, युगांडा, केन्या। पिग्मी है, पिग्मी कहाँ पर पाई जाती है, कांगो गणराज्य में। कि पिग्मी जनजाति का निवास कांगो गणराज्य में है, जो सबसे बोनी प्रजाति है। फिर है बद्दू, तो बद्दू कहाँ पर पाई जाती है, सहारा मरुस्थल में। कालाहारी मरुस्थल 2 देशों में, एक नंबर बोत्सवान में बुशमेन
और दक्षिणी अफ्रीका में कौन सी पाई जाती है? जुल्लू। तो दक्षिणी अफ्रीका देश है, दक्षिणी अफ्रीका देश की देखो राजधानी पूछी जाए तो एक तो आती है कार्यपालिका, राजधानी है प्रोटोरिया। प्रश्न पूछा जाए कि दक्षिणी अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ पर है, तो कहाँ पर आएगी? प्रोटोरिया। एक आती है वैधानिक राजधानी, और ये है केप टाउन। एक आती है न्यायिक राजधानी, ये आती है ब्लोमफोटेन। जो दक्षिणी अफ्रीका देश है, दक्षिणी अफ्रीका की राजधानी, कि दक्षिणी अफ्रीका देश की राजधानियां कितनी हैं, तो दक्षिणी अफ्रीका देश की कितनी राजधानियां आती हैं? 3 राजधानियां। 3 में पहली है कार्यपालिका राजधानी जो है प्रोटोरिया में, वैधानिक राजधानी केप टाउन में, और न्यायिक राजधानी कहाँ पर आती है? ब्लोमफोटेन में। इस प्रकार से यहाँ पर जो दक्षिणी अफ्रीका है इसकी कार्यपालिका राजधानी प्रोटोरिया, वैधानिक राजधानी है वो केप टाउन, और न्यायिक जो राजधानी है वो कहाँ पर है? ब्लोमफोटेन में स्थित है। ये हुआ अपना अफ्रीका महाद्वीप कंप्लीट। अगर अफ्रीका महाद्वीप में कहीं कोई समस्या है, कुछ छूट रहा है तो कमेंट करके अवश्य बताएं। आगे बात करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में, कि यूरोप महाद्वीप की विशेषताओं के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।